राधे राधे दोस्तों, कल आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 10 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं जिसमें से कम 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको पक्का दिखेगा एग्जाम में, और उससे कहां कहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताए हैं, तो जाकर जरूर देखें। हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है प्रतिबाधा क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में भी आ सकते हैं और इससे कहाँ कहाँ से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है वो भी बताएंगे। तो प्रतिबाधा कुछ नहीं होता है, सर्किट आप लोग पढ़े होंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, कॉइल और कैपेसिटर के कारण धारा के प्रवाह में जो रुकावट आता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। क्या होता है? विद्युत धारा के रास्ते में आई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? परिपथ है, जब एसी परिपथ है तो एक रेजिस्टेंस होगा प्रतिरोध, दूसरा कॉइल होगा और तीसरा कैपेसिटर होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, कॉइल और कैपेसिटर के कारण धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसका एसआई मात्रक ओम है। ये जो निशान है ओम को इस तरीके से हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इस तरीके से ओम को इस तरीके से सूचित किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका एसआई मात्रक पूछ सकता है। कुछ नहीं है, प्रतिबाधा एक प्रतिरोध ही है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसका भी ओम होगा। अब देख लेते हैं विभिन्न सर्किट में प्रतिबाधा क्या होता है। जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ है आर सर्किट। तो आर सर्किट का जो प्रतिबाधा होता है यहाँ पर बता देते हैं। आर सर्किट का जो प्रतिबाधा होता है उसको जेड से सूचित किया जाता है, और जेड क्या है? ये आर है। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के बराबर है। तो आर सर्किट का प्रतिबाधा क्या हो जाएगा? जेड बराबर आर हो जाएगा। अगला है सी सर्किट का प्रतिबाधा क्या होगा? तो जेड होता है प्रतिबाधा। सी सर्किट है तो एक्स सी। उसी तरीके से अगर पूछ ले एल सर्किट का क्या होगा, तो जेड होता है प्रतिबाधा और एल है तो एक्स एल हो जाएगा। और यही एक्सएल को हम लोग लिख देते हैं ओमेगा एल। एक्सएल को क्या लिख देते हैं? ओमेगा एल। तो जेड बराबर हो जाता है ओमेगा एल। तो उम्मीद है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक्सरे क्या है। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि हम शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन दो नंबर का होता है। हो सकता है अगर ये नहीं पूछे तो इतना ज़रूर है कि यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा, तो वैसे भी आपको बहुत ही आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी पिछले बार गामा रे का यूज पूछा था, इस बार एक्सरे पूछने का चांस है, क्योंकि ये पूछता ही है जैसे लॉजिक गेट से पूछता है। तो एक्सरे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सरे क्या होता है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब किस तरीके से उत्पत्ति हुआ है, उसके बाद यूज पढ़ लेंगे, कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक्सरे क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जिसको नहीं पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो यहाँ पर हम उसके लिए भी बता देते हैं इंट्रोडक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उत्पन्न वेव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इसके परपेंडिकुलर में जो 3D में देखिएगा तो ये परपेंडिकुलर है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइए समझ लेते हैं एक्सरे क्या होता है। आप नाम भी सुने होंगे एक्सरे का। तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेव लेंथ 10⁻8 से लेके 10⁻13 मीटर तक होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सरे बोलते हैं। तो इसका ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से वेवलेंथ शुरू होगा इसका? 10⁻8 से लेके 10⁻13 तक। आपको कुछ नहीं याद रखना है, 10 आपको यादे रहेगा, 8 से 13 याद रखना है। 8 से 13 मतलब आज से 13, आज से 13, आज से 13 मतलब 8 से 13। तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ कितना होता है? 10⁻8 से 13, यानी आज से 13, आज से 13। तो ऐसे आपको वेवलेंथ याद हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पूछ सकता है इसकी दक्षता क्या है। अगला है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। प्रोडक्शन मतलब एक्सरे का उत्पत्ति कैसे होता है। तो जब हाई एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित करते हैं, आपको पता है, और एलिमेंट को एक्स से। जब हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट पर तेज गति से इलेक्ट्रॉन पुंज से बमबारी कराया जाता है, तो उस दौरान एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। मतलब कि हाई एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट होता है उस पर तेज गति से इलेक्ट्रॉन पुंज, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक ही बार में उस पर
बौछार किया जाता है तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो ये समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ से हर हाल में ऑब्जेक्टिव बनेगा, जैसे एक वेवलेंथ से बना तो यहाँ से बनेगा एक्सरे का यूज कहाँ कहाँ होता है, मतलब यूज ऑफ एक्सरे क्या है। तो टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में आप सभी को पता है, जब आपका हाथ पैर टूट जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे करता है, देखता है कि कहाँ क्या है। तो टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, शरीर के अंदर छिपी किसी बाहरी कण का पता लगाने में, जैसे आपके शरीर के अंदर आप सुने होंगे कि पथरी हो गया है, तो उसको फाइंड करने में किसका रोल होता है, एक्सरे से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके शरीर में कोई बाहरी कण छिपा तो नहीं है। अगला महत्वपूर्ण यूज देख लीजिए, काफ़ी एजेंसी द्वारा बैग या शरीर में छिपे प्रतिबंधित सामानों का पता लगाने में, जैसे आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ जो आपका बैग स्कैन होता है, जिसे आप कुछ छुपा करके ले जाइएगा। अब बहुत लोग रहते हैं, बड़ा बड़ा बैग रहता है, तो किसके पास इतना समय है पूरा बैग खोल कर देखेगा। तो क्या होता है, खुफिया एजेंसी जो होती है वो एक्सरे का यूज करके आसानी से स्कैन कर लेती है कि आपके बैग में कोई गलत, मतलब कोई खतरनाक सामान तो नहीं है। अगला है, मोटे पदार्थों के अंदर दरार का पता लगाने में किया जाता है। जैसे बहुत मोटा पदार्थ है, अब देखेंगे क्या उसके अंदर स्केच है, अब उससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि वो सामान खराब है या अच्छा है। तो यूज से एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा, और इसका जो वेवलेंथ होता है 10⁻8 से 13, यानी कि आज से 13, तो वहाँ से एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा। इसी में हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको बोलते हैं यूवी रेज क्या है। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको यूवी रे के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट रे, देखिए जनरली ये सब क्वेश्चन में या तो यूज से बनेगा, या किसने खोज किया था उससे बनेगा, या फिर इसका वेवलेंथ कितना है उससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर आया 2 नंबर में तो ऐसे ही पूछ सकता है, अगर 5 नंबर में भी आया तो आपको कैलकुलेशन भी करना होगा। चलिए देखते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 4×10⁻7 से 6×10⁻10 मीटर के बीच होता है, उसको अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं। एक्सरे का कितना था, 10⁻8 से 10⁻13 तक था, और इसका कितना है 4×10⁻7 से 6×10⁻10 तक। 4 से 6 हो गया, 7 से 10 हो गया, 4 2 6, 7 3 10, इधर 2 बढ़ा तो इधर 3 बढ़ा, तो ऐसे याद रख लीजिएगा 4 से 6 हुआ, यानी 4×10⁻7 और 6×10⁻10 मीटर के बीच होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। अब देख लेते हैं इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। किसी एटम के उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट के द्वारा अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रे का यूज, मतलब प्रोडक्शन होता है। अब देख लेते हैं यूज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पहले बता दी है। पानी को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है, यूवी रे का उपयोग होता है। भोजन के कीटाणु को मारने में यूवी रे का उपयोग होता है। फिंगर प्रिंटिंग, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, वहाँ पे भी यूवी रे का यूज होता है, मतलब भर भर के यूज है इसका। कोई कोडवर्ड होता है, वो क्या है, अदृश्य, मतलब जो दिखाई नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो उसको यूवी रे में अगर हम स्कैन करेंगे तो वहाँ दिख जाएगा। आप लोगों को पता है फॉरेंसिक लैब में भी इसका बहुत बड़ा यूज होता है। लेकिन इसके क्या है, हार्मफुल है, मतलब हार्मलेस है, कुछ हानिकारक चीज़ें भी है जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तो इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनने का चांस है। तो इसका जो हार्मलेस है, मतलब कि इसका जो हानिकारक है क्या है, स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। क्या होता है, स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। म्यूटेशन क्या होता है, अचानक परिवर्तन होना, अचानक जो जीन में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। लिविंग एंड प्लांट सेल, मतलब कि हम में भी हो सकता है, आदमी में भी हो सकता है लिविंग का मतलब, और प्लांट सेल मतलब पौधों में भी हो सकता है। तो ये हार्मलेस है, मतलब ये हानिकारक है, इसका हानिकारक उपयोग है। लाभ भी है, उपयोग भी है इसका, कि पानी को शुद्ध करने में, भोजन के कीटाणु को मारने में, फिंगर प्रिंटिंग से किसी का पता लगाने में, अदृश्य लिखावट को पहचानने में। लेकिन इसका हार्मफुल भी है, कुछ स्किन कैंसर काज करता है, म्यूटेशन भी हो सकता है, और लिविंग सेल और प्लांट सेल मतलब आदमी और मनुष्य दोनों में होता है। अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेडियो वेव। इस बार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अरे कुछ नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही। रेडियो वेव ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 10⁻3 मीटर से लेके 10⁻5 मीटर के बीच होता है। क्या होता है, इसका वेवलेंथ कितना होता है, यहाँ पर बताते हैं। 10⁻3 से लेके 10⁻5 मीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। ऑब्जेक्टिव अगर इसमें बना तो वेवलेंथ से ही बनेगा या यूज से बनेगा, बाकी किसी चीज़ से नहीं बन सकता है।
ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻5 मीटर के बीच होता है, वो रेडियो वेव कहलाता है। आप देख लीजिए इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब कैसे उत्पन्न होता है। तो एलसी सर्किट में तेजी से धारा परिवर्तन के कारण रेडियो वेव उत्पन्न होता है। देखिए इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एलसी सर्किट में जब धारा तेजी से परिवर्तन होता है तो कौन सा वेव उत्पन्न होता है, तो आप लोग को याद रखना है रेडियो वेव। क्या याद रखना है? रेडियो वेव। अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज तो इसका हर हाल में महत्वपूर्ण है, मतलब जितने भी रे हैं सबका यूज और उसका हार्मनेस क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो रेडियो संचार में होता है, नाम ही है रेडियो वेव, तो रेडियो संचार में होता है। सेलुलर फ़ोन में होता है, जैसे कि हम लोग जो फ़ोन चलाते हैं उसमें यूज होता है इसका। सी नेविगेशन में होता है, जैसे जहाज में एक यंत्र लगा होता है उसमें होता है। और वॉकी टॉकी में इसका यूज हो जाएगा। तो ये 3 वेव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे और रेडियो वेव। अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसका कहाँ कहाँ यूज है। इससे भी ऑब्जेक्टिव 2 बन ही सकता है और इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं फटाक से। प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश के रास्ते में आई रुकावट से जो चित्र बनता है उसी को हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं कि यह प्रतिबिंब है। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण को परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्राप्त होता है या मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये आप लोग लेंस में दर्पण में भर भर के पढ़े हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण, अब प्रकाश किरण है तो वो किसी सोर्स से निकलेगी। हम आपको ये वीडियो बना करके बता रहे हैं तो इसका भी कोई सोर्स है। जैसे कि ये कॉपी पर बता रहे हैं तो ये कॉपी सोर्स हो गया, जिस से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मोबाइल इसका सोर्स हो गया, और जिससे आप देख रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब इसका सोर्स हो गया। तो उसी तरह किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, एक होता है रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और एक बात यहीं पर याद कर लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ही होता है कि जो उल्टा हो, क्या हो, उल्टा हो। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, सीधा हो। क्या होता है, सीधा हो, जिसको बोलते हैं वर्टिकल इमेज। तो चलिए देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, अच्छे से देख लेते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यह नेचर में कैसा होता है, तो उल्टा होता है। अभी हम आपको अच्छे से बताएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब का गुण क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यही इसका सबसे मेन पॉइंट है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। इसी बात पर ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहीं से बनेगा। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो रियल है उसको कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। पहला याद रखना है कि उल्टा होता है, और दूसरा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और एक बात, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के लिए तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, लेकिन यही लेंस के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। आप ही सोच करके देखिए, क्या ये सब पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वो ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो रियल इमेज ऋणात्मक कब शो करेगा, दर्पण के केस में, और धनात्मक कब होगा, लेंस के केस में। वास्तविक प्रतिबिंब अधिकतर बड़ा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, नाम ही है वास्तव में, मतलब सही में, रियल में। तो जो चीज़ रियल में होता है वो बड़ा होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, अधिकतर बड़ा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है। प्रधान अक्ष मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पार्ट जब आप लोग दर्पण में पढ़े होंगे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से दर्पण। तो ये जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, तो इसके नीचे में जो बनता है, नीचे आप बोलेगा नीचे क्यों बनता है, क्योंकि इसका नेचर ही है उल्टा। अगर ये ऊपर बन जाए तो ये सीधा हो जाएगा, तो सीधा को बोल देंगे आभासी, लेकिन ये उल्टा बने कब बनेगा, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के क्या होगा, नीचे होगा। तो इसी को बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है। अगला देख लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। इतना याद रखिएगा, यह हमेशा सीधा प्रतीत होता है और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रधान अक्ष के ऊपर होता है, दर्पण के लिए धनात्मक और लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। जो बात आपको वास्तविक प्रतिबिंब में याद करना है,
ठीक उसका अपोजिट आपको काल्पनिक प्रतिबिंब में लगा देना है। वास्तविक क्या था, हमेशा उल्टा होता है। प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, दर्पण के लिए धनात्मक होता है, लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। यहाँ सब कुछ उल्टा कर दीजिएगा तो हो सकता है क्या, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अगला हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स चैप्टर का है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण तीनों से हर हाल में ऑब्जेक्टिव बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसका गुण बताइए या उपयोग बताइए या फिगर बताइए। फिगर पढ़ने का भी समय नहीं है तो फटाक से इसका गुण पढ़ लेते हैं और उपयोग पढ़ लेते हैं। 1 मिनट में फटाफट पढ़ लेते हैं, आपको कम से कम 2 नंबर हर हाल में दे करके जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अवतल दर्पण अधिकतर बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आप ये याद रखिएगा, अवतल जो कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है। अगर ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछा तो यही पूछेगा, ऐसा दर्पण का नाम बताइए जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो ये याद रख लीजिएगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये सारा क्वेश्चन चिन्ह परिपाटी से है। अगर आप उसको अच्छे से समझे होंगे तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो वीडियो हम आई बटन में दे दी है, जा करके देख लीजिएगा। अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक आभासी दोनों बनता है। और क्या होता है, साइज में बड़ा बनता है। जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है तो आवर्धन धनात्मक होता है तथा प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट याद रख लीजिए कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा यानी आभासी होगा तो उस समय क्या होगा, आवर्धन हमारा धनात्मक होगा लेकिन प्रतिबिंब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। अब इसका उपयोग से भी क्वेश्चन बनता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। 10th के लिए भी महत्वपूर्ण है, 12th के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अवतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो सैलून में भी यूज होता है, जिसको हजामती दर्पण बोला जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है, यानी डॉक्टरी दर्पण के रूप में, जिससे वो क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके देख पाएगा। ये बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो कि हम स्पेशल पॉइंट बनाकर लाए हैं। नई हजामती करते समय कुर्सी को ध्रुव और फोकस के बीच रखता है। नाई मतलब हजामत करते समय कुर्सी को ध्रुव और फोकस के बीच रखता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण। अभी डिफिनीशन पढ़ने का या फिगर पढ़ने का समय नहीं है, हम सीधा इसका यूज देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं, गुण क्या है और यूज क्या है। तो उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो बात अवतल का होगा उसका उल्टा होगा। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि वहाँ अवतल में बड़ा बन रहा था। उत्तल दर्पण प्रकाश किरण को फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण प्रकाश किरण को एक बिंदु पर मोड़ता है यानी समेटता है। और ये क्या करता है, फैलाता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब जल्दी से इसका उपयोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनना है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जिससे दूर से आ रही गाड़ी भी स्पष्ट दिख जाती है और खतरा हम लोग को टल जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग प्रकाश किरण को अपसारित करने के लिए किया जाता है। ये जो यहाँ पर वर्ड है अपसारित, इसका मतलब ही होता है एक बिंदु से प्रकाश को फैलाना, और अभिसारित का मतलब होता है एक बिंदु पर प्रकाश को मोड़ना है। तो अगर अपसारित उत्तल कर रहा है तो अभिसारी कौन करेगा, अवतल करेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब एगो महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है आवर्धन क्या होता है। आवर्धन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि प्रतिबिंब जो बना है उसका ऊंचाई, और जो हम वस्तु लिए यानी इमेज लिए हैं, इमेज यानी वस्तु लिए हैं, उसका ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जैसे कि आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। मान लेते हैं प्रतिबिंब का ऊंचाई h2 था और जो वस्तु लिए हैं उसका ऊंचाई h1 है, तो h2/h1 ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से h2 मतलब बिंब दूरी, इसका डिस्टेंस के फॉर्मेट में ये है कि बिंब दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी को बोलते हैं v से और बिंब दूरी को बोलते हैं u से। तो प्रतिबिंब दूरी बट्टा बिंब दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो प्रतिबिंब का दूरी होगा और बिंब की
ऊंचाई है तो बिंब का दूरी होगा, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई या प्रतिबिंब का दूरी, बिंब की ऊंचाई और बिंब का दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ये आप लोग यहाँ से याद रख लीजिएगा। और एक बात, यह एक अदिश राशि है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका ऐसा ही मात्रक एवं विमीय सूत्र नहीं होता है क्योंकि यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है? डायमेंशन लेस होता है, तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है नाभिकीय बल क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है और प्लस में ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी बता देंगे। तो क्या होता है कि एटम का जो केंद्र होता है, केंद्र मतलब सेंटर, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर इस फिगर से हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये कोई एटम है, क्या है? एटम है, और इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को हम प्लस से दिखाए हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो यही बात समझना है कि परमाणु के केंद्र में या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल जो होता है उसी को बोलते हैं नाभिकीय बल। नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, नाभिकीय बल। 2 नाभिक के बीच जो बल लगता है, या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, या प्रोटॉन प्रोटॉन हो, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, उसी को बोलते हैं नाभिकीय बल। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि किसके किसके बीच लगता है। अगला, नाभिकीय बल विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर क्वेश्चन को घुमाना होगा तो बोलेगा कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल जो होता है वो किससे कम होता है, तो ऑप्शन में रहेगा न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसमें टिक मार दीजिएगा। या तो ये कम होता है या ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। नाभिकीय बल का रेंज 10 इनवर्स 15 मीटर से कम होता है। नाभिकीय बल का जो रेंज होता है ना, वो 10 इनवर्स 15 मीटर से कम होता है, मतलब बहुत क्लोज होता है, हद से ज़्यादा क्लोज होता है, इसीलिए यह स्ट्रांग होता है। जो जितना नज़दीक होता है उतना ही स्ट्रांग माना जाता है। तो नाभिकीय बल आपका क्लियर हुआ। अगला देख लेते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो जब बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या होता है? जब बड़ा नाभिक जो होता है वह छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। जैसे आप राई का पहाड़ बना लीजिए तो इतना बड़ा हो जाएगा, और उसको एक मतलब कुछ से टच कर दीजिए तो वो पूरा ढह के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा? टूट जाएगा। तो उसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। अब देख लेते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल यहीं से आता है। जब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन को आघात कराया जाता है या बम्बार्ड कराया जाता है तो यूरेनियम का नाभिक टूट जाता है, तो यूरेनियम का नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी कि जब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया जाता है तो यूरेनियम का जो नाभिक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जहाँ पर भी नाभिकीय विखंडन टर्म आएगा क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में या आंसर में अगर ये बात रहा यूरेनियम, तो आंख मूंद के टिक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो नाभिकीय बल आप समझ गए और नाभिकीय विखंडन समझ गए। अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रकाश का व्यतिकरण। आपको पता है व्यतिकरण के यूज से भी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, तो लास्ट में हम व्यतिकरण का यूज भी आपको बता देंगे। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है पता है? जब 2 अलग अलग सोर्स से जो प्रकाश की किरण होती है वो आपस में टकरा जाती है तो उसके तीव्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो 2 अलग अलग सोर्स से निकलने वाली प्रकाश के तरंग को आपस में टकराने पर इसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये दो प्रकार के होता है। एक होता है हमारा समपोषी व्यतिकरण जिसको बोलते हैं रचनात्मक प्रकाश का व्यतिकरण, और एक होता है विषमपोषी व्यतिकरण। याद रख लीजिए, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिसकंस्ट्रक्टिव। यानी एक होता है समपोषी, एक होता है विषमपोषी। अब फटाक से देख लेते हैं समपोषी व्यतिकरण क्या है। सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है समपोषी व्यतिकरण के बारे में लिखे, समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण की विशेषता बताए। तो चलिए देख लेते हैं। जब 2
दो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की तरंग को आपस में टकराने पर यदि उसकी तीव्रता बढ़ जाए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जब दो प्रकाश तरंग आपस में टकराता है तो तीव्रता बढ़ने के कारण कौन सा व्यतिकरण का निर्माण होता है, तो समपोषी याद रख लीजिएगा, जो क्या हो जिसका तीव्रता बढ़ जाए टकराने के बाद। ठीक इसका उल्टा यही हो जाएगा कि इसी प्रकार हमारा अगला है विषमपोषी प्रकाश का व्यतिकरण। जब दो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की तरंग को आपस में टकराने पर उसकी तीव्रता घट जाती है तो उसे विषमपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मतलब समपोषी व्यतिकरण कैसा होगा, जिसमें दो प्रकाश तरंग जब आपस में ओवरलैप होगा, टकराएगा, तो वहाँ उसकी तीव्रता इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा और इसका घट जाएगा, और इसी के कारण निर्माण होता है लाइट फ्रिंज का और डार्क फ्रिंज का, दीप्त का और अदीप्त का, वो भी आगे हम देख लेंगे। तो ये व्यतिकरण था। अब जल्दी से व्यतिकरण का यूज है, इसे हर हाल में आप याद कर लीजिए। यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है और शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो यहाँ भी हेल्प करेगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अत्यधिक छोटा अपारदर्शी, मतलब जिसे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है, पदार्थ आ जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, 2 नंबर में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव आया तो इसका जो टाइप होता है फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन, इससे आएगा। तो यह 2 प्रकार के होता है, एक होता है फ्रेनेल विवर्तन, एक होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। चलिए फटाक से देख लेते हैं कि कौन क्या क्या होता है। तो फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है, अत्यधिक छोटे अपारदर्शी कण के बराबर होने वाले विवर्तन को क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। मतलब जिसमें कण हो और उसका जो अपारदर्शी पथ में जो कण आया था वो दोनों बराबर हो तो उसको बोलेंगे फ्रेनेल विवर्तन। और फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यदि किसी यंत्र के द्वारा दिशा में परिवर्तन किया जाता है तो उसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा, यंत्र की आवश्यकता होगी जो प्रकाश के दिशा को बदलेगा और इसमें नहीं होगी। अब इससे ही रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो किसी यंत्र द्वारा प्रकाश को निश्चित दिशा प्रदान करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। ध्रुवन का मतलब ही होता है सीधी रेखा में प्रकाश को मोड़ना। वही है कि किसी यंत्र के द्वारा प्रकाश को निश्चित दिशा में प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये यहाँ पर टॉर्च है और इससे प्रकाश ऐसे ऐसे फैल रहा है। अब यहाँ पर एक हम पाइप ऐसे लगा दिए तो इस पाइप से होकर जितनी भी प्रकाश गुजरेगी वो निकलते समय सीधा निकलेगी, मतलब कुछ सीधा निकलेगी। इसी को बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवन। मतलब कि किसी यंत्र के द्वारा प्रकाश किरण को निश्चित दिशा प्रदान करना ही ध्रुवन कहलाता है। और यहाँ पे एक और देख लीजिए, जिस यंत्र के द्वारा ये काम होगा उसी को बोलते हैं प्लोराइड। तो ये भी बन सकता है कि प्लोराइड क्या है। तो प्लोराइड एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, प्रकाश को सीधी रेखा प्रदान करता है और इस ओवरऑल घटना को ही कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। अब इसका उपयोग भी देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लोराइड का उपयोग ऑब्जेक्टिव बनेगा तो चश्मा या शीशा में होता है। देखते होंगे जब आप रात को बाइक चलाते हैं तो एक ऐसा चश्मा होता है जैसे बाहर से फ्लेक्स आ रहा है तो वो सीधी रेखा मतलब प्रकाश को कम कर देता है। तो प्लोराइड का उपयोग चश्मा या शीशा में होता है। अगला वाहन या खिड़की में लगे कांच के रूप में होता है। मतलब वाहन में जो साइड मिरर होता है उसमें होता है, या घर के खिड़की और कांच में भी होता है, जिससे प्रकाश को एक सीधी रेखा प्रदान हो, पूरा फैल के नहीं आए। इसी से रिलेटेड एक और भाग है ध्रुवन कोण क्या होता है, जिसे IP या OP से सूचित किया जाता है। जिस कोण पर प्रकाश को निश्चित दिशा में भेजा जाता है उसे ध्रुवन कोण कहते हैं। प्रकाश को सीधा भेजना प्लोराइड भेजता है, उस यंत्र को प्लोराइड कहते हैं। जो प्रकाश को सीधा भेजता है उसको प्लोराइड कहते हैं। इस घटना को प्लोराइजेशन कहते हैं और इसको बोलते हैं प्लोराइड एंगल। मतलब जिस एंगल पर प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा को प्रदान करता है, इसे OP या IP से सूचित किया जाता है।